हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने कल या पिछले वीडियो में पढ़ा था ओशनोग्राफी, पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक ओशन को देखा। वो ओशन था पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। तो आज हम दूसरा ओशन लेंगे। कौन सा होगा वो? अटलांटिक महासागर। आइए शुरू करते हैं। मैप को हमें बार बार बनाना होगा और जानना होगा। और वैसे भी ज्योग्राफी में मैप का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। तो पिछले मैप में भी आपने देखा था, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। इधर ये ग्रीनलैंड और इधर हम ये ले रहे हैं यूरोपियन पार्ट। और ये है स्कैंडिनेविया वाला भाग या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब। और ये इटली वाला भाग था। और ये है अफ्रीका महाद्वीप। और हम आगे स्टडी करेंगे ये अरेबियन पेनिनसुला। अभी हम यहाँ तक रहते हैं। ये इधर यूके और थोड़ा सा कंट्रीज़ को भी जानते रहें। ये स्पेन है, ये इटली के ऊपर ये स्विट्ज़रलैंड, और फिर ये बच जाता है इधर फ्रांस, और ये है इधर छोटा सा देश है पुर्तगाल। और ये आइसलैंड। देखिए, अटलांटिक महासागर पहली बात तो प्रशांत महासागर से लगभग आधा है। उत्पत्ति कब होती है? लगभग 180 मिलियन ईयर्स एगो ये नॉर्थ अमेरिकन और जो यूरोपियन भाग है ये खुलना शुरू हुआ था। खुलना शुरू हुआ मतलब कहने का ये कि नॉर्थ अमेरिकन भाग इधर की तरफ चला है और यूरेशियन साउथ ईस्ट वार्ड चलता है, जिसकी वजह से ये भाग खुला। और ये भाग खुला तो हम यहाँ देख लें थोड़ा सा। ये है इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर वाला हम कहेंगे ये नॉर्थ अटलांटिक खुला। तो नॉर्थ अटलांटिक खुलने के बाद उसके बाद लगभग 120 मिलियन ईयर्स एगो ये साउथ अटलांटिक भी खुला है। यानी कि ये भी एक दूसरे से दूर होते गए, क्योंकि ये साउथ अमेरिकन पार्ट जो है ये वेस्टवार्ड यानी पश्चिम की ओर चल रहा है, और अफ्रीकन प्लेट जो है ये उत्तर की ओर चल रही है। इस तरह से ये बन जाता है अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर को जब हम देखते हैं तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रशांत महासागर के पास ही अपनी सेपरेट प्लेट है, औरों के पास सेपरेट प्लेट नहीं है। बल्कि कुछ इस तरह से देखें, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का ही आगे बढ़ा हुआ भाग है, जो हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज इस तरह से पढ़े थे। तो ये भाग आगे तक गया हुआ है, किसका है? नॉर्थ अमेरिका का है।
इधर से हम देखें तो ये यूरोपियन पार्ट है और यूरोपियन प्लेट या यूरेशियाई प्लेट, यूरोपियन नहीं, यूरेशियाई प्लेट का आगे बढ़ा हुआ भाग है। इधर ये अफ्रीकन प्लेट और यहीं से ये जुड़ जाएंगी दोनों, यानी कि इधर वाली अफ्रीकन और इधर वाली साउथ अमेरिकन। अब देखिएगा एरो को देखते हैं, ये इधर, ये भी इधर, ये इधर जाए या इधर जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इधर की ओर, तो क्या होगा, नीचे जगह खुलेगी। नीचे जगह खुलेगी तो नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा है और ये मैग्मा ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो कुछ इस तरह से, इस आकार में, या कह सकते हैं इंग्लिश के एस अल्फ़ाबेट की तरह से जम जाएगा। तो ये क्या है, मिड ओशनिक रिज या मध्य महासागरीय कटक है। तो ये कटक आइसलैंड से शुरू होता है और बोवेट आइलैंड तक जाता है। इस कटक को दो नाम दिए गए हैं। उत्तर वाले भाग को इसे कहते हैं डॉल्फिन रिज, जबकि जो साउथ वाला पार्ट रहेगा, यानी कि इक्वेटर के बाद वाला, इसे चैलेंजर रिज कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भाग है और मध्य में है। तो यहाँ के किनारे कैसे होंगे, प्लेट किनारे कैसे होंगे, ये होंगे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स या रचनात्मक किनारे। तो रचनात्मक किनारे हैं तो क्या रचना बनी, एक तो रिज बनी है, दूसरी बात इन प्लेट्स की भी रिपेयरिंग हो रही होती है, क्योंकि कुछ मैग्मा ऐसे इन पर चिपक रहा होता है, तो प्लेट का आकार बढ़ रहा होता है। तो इस तरह से जब किसी रचना का निर्माण होता है तो ऐसे किनारों को रचनात्मक किनारे कहते हैं, जिसकी आवश्यक शर्त है कि रचनात्मक किनारों पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जानी चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि हम अटलांटिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आसपास की जानकारियाँ भी रहें। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद ये इधर वाला जो पार्ट है, ये सब, इसका नाम याद रखेंगे, ये है कैरेबियन सी। ये सब सीमांत सागर के तौर पर हैं। मैं जो लोकेट कर रहा हूँ इन्हें, क्यों, क्योंकि ये सीमांत सागर कहलाएंगे। और भी देखें, इधर ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के आसपास का जो भाग है, ये है बाल्टिक सी, और ये भाग अफ्रीका के ऊपर और इटली के आसपास वाला पूरा ये है, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। देखिए, ये जानते रहे आप लोग, ये टेथिस सागर का ही बचा हुआ भाग है। टेथिस सागर जो हमने पढ़ा था पहले, और इसमें आज पानी या कनेक्शन इसका जो है अटलांटिक महासागर से भी है। तो वैसे आप ये कह सकते हैं कि ये अटलांटिक महासागर का भाग है, सत्य है, लेकिन ये अगर हम प्राचीन काल को देखें, बहुत पुराने समय को देखें, तो ये टेथिस सागर का बचा हुआ भाग है। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि अटलांटिक महासागर के बारे में हमने अभी बताया कि ये 180 मिलियन ईयर्स एगो बनना शुरू हुआ,
लेकिन पैसिफिक ओशन फिर कैसे बना? तो याद रखिएगा, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर उस महासागर का भाग है जो हमने पेंथालसा पढ़ा था। पेंथालसा और पैंजिया याद आ रहे होंगे आपको, जो शुरुआती दौर में थे। पैंजिया स्थल खंड था, वैगनर ने बताया था। उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा महासागर था जिसका नाम पेंथालसा। तो पेंथालसा का ही आज बचा हुआ भाग प्रशांत महासागर है। तो इन फैक्ट्स को थोड़ा सा याद रखेंगे। अब बात आती है आगे हिंद महासागर की। अच्छा, बीच में जब मार्जिनल या सीमांत सागर बता रहे हैं तो थोड़ा सा हम इधर भी देख लें। ये सिनाई प्रायद्वीप है जो इजिप्ट का है या कह सकते हैं मिस्र का है, और इधर इसके बाद ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इसी का नाम है रेड सी, लाल सागर। क्यों है लाल? क्योंकि इसमें रेड कलर की एल्गी पाई जाती है, जिसकी वजह से पानी का रंग भी कुछ रेडिश थोड़ा दिखाई दे जाता है। और इसके बाद ये वाला भाग जो है ये अदन की खाड़ी है ये, और ये भाग फारस की खाड़ी है, और इधर ओमान है। ओमान के पास में भरा हुआ पानी गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है। मैप को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इस तरह से भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट होते हुए अब हम ये आगे चल रहे हैं इस तरह से। देखिए ये पूरा पार्ट, ये पूरे का पूरा पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के इधर, इंडोनेशिया के इधर, ये सब है हिंद महासागर या इंडियन ओशन। हिंद महासागर के ही दो भाग हैं, ये अरब सागर है क्योंकि अरब देशों से लगा हुआ है इसलिए नाम इसका अरब सागर हो गया, और ये बंगाल से लगा हुआ पानी जो है ये बंगाल की खाड़ी है, यानी कि ये सब हिंद महासागर के ही भाग हैं। तो हिंद महासागर केवल इतना ही नहीं, इक्वेटर को भी पार कर जाएंगे, थोड़ा नीचे तक आएगा। हिंद महासागर में भी कटक पाए जाते हैं, और ये कटक यहाँ से देखेंगे इंडिया के साउथ से एक कटक शुरू हो रहा है, और जो लगभग 30 डिग्री तक साउथ में जाएगा। इसका नाम है लक्काद्वीप या लक्षद्वीप चागोज कटक, और इसके बाद फिर इसका नाम हो जाता है सेंट पॉल चागोज कटक। लेकिन यहाँ और भी एक कटक है जिसका नाम है कार्ल्सबर्ग कटक। याद रखिएगा, अरब सागर को दो भागों में विभाजित कर रहा होता है। विभाजित करने का मतलब इतनी ऊंचाई तक नहीं है कि हमें दिखाई दे, इन कटक है नीचे है, या ऐसा कह सकते हैं कि अरब सागर के बीच में कार्ल्सबर्ग कटक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस तरह से ये हिंद महासागर पूरा हो जाएगा, और फिर मैप में इधर आधा इधर और आधा इधर ये प्रशांत महासागर आ जाएगा। एक महासागर और हम पढ़ेंगे, मैं इसे मिटाता हूँ यहाँ, और इसका नाम होगा आर्कटिक।
आर्कटिक ओशन, नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर्कटिक ओशन। तो ये लाइन जो मैंने बनाई है ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए इसके नीचे पानी रहता है, नीचे का मतलब साउथवर्ड, और इसके इधर बढ़ेंगे तो आइस शुरू हो जाती है। ये अपने आप में एक आइस लाइन की तरह भी हम लोग देख रहे होते हैं। पानी सब एक ही है, हमने अलग अलग जगहों पर इसके नाम अलग अलग दे दिए हैं। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद ध्रुव तक यानी कि नॉर्थ पोल तक जो वाटर है वो आर्कटिक ओशन है। और ऐसा ही इधर भी है जो एंटार्क्टिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश, इसे कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। और यहाँ जो अब पानी मिलेगा, क्योंकि एंटार्क्टिका तो कुछ ऐसा समझ लें आप, ये एंटार्क्टिका है। ये आप अगर ना दिखाई दे रहा हो तो एंटार्क्टिक सर्कल के बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, हो सकता है वीडियो में वहाँ तक ना दिख रहा हो। तो थोड़ा सा जो भाग छोड़ा है ये पानी है, और जो और नीचे हम जाएंगे वो एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका अपने आप में महाद्वीप है। और ये जो पानी हम यहाँ दिखा रहे हैं, जो वाटर यहाँ दिखा रहे हैं, वीडियो में यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, इसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे ये दिखाने का उद्देश्य नहीं है, मैं इस पानी को दिखाना चाह रहा हूँ, ये है सदर्न ओशंस, ओशंस कहेंगे। तो ये पानी कौन सा है? अटलांटिक महासागर का पानी, हिंद महासागर का पानी और प्रशांत महासागर का पानी। ये अंटार्कटिका के चारों ओर भरा हुआ है। अंटार्कटिका तो अपने आप में महाद्वीप है। तो इस तरह से ये महासागर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, मैंने कल भी बताया था। तो महासागरों को आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और हिंद महासागर, ये इस तरह से हमने जो आज तक जो देखा ये है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में भी अभी विज्ञान शुरू नहीं हुआ है। विज्ञान कब शुरू होगा? जब हम इसमें टेम्परेचर और सैलिनिटी यानी कि तापमान और लवणता का अध्ययन करेंगे। अभी तक ये ओशनोग्राफी है। मैं फिर क्लियर कर दूं, शुरू में मैंने कहा भी था, ओशंस का मानचित्रण यानी कि मैपिंग जब तक हम कर रहे होते हैं तब तक वो ओशनोग्राफी है। तो अभी तक ओशनोग्राफी है, लेकिन अब इन महासागरों को हम जब वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ेंगे, यानी कि इसमें लवणता किसमें कितनी है, क्यों है, कहाँ लवणता घटती है, कहाँ बढ़ती है, कहाँ तापमान ज़्यादा है, कहाँ कम है, जब इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो वो होगा ओशियनोलॉजी यानी कि समुद्र विज्ञान। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। और लवणता और तापमान दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।